नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं के क्रम में आज लेक्चर 10 के अंतर्गत हम बात करेंगे शिवालिक हिमालय की। इससे पहले के लेक्चर में हमने ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय और लघु हिमालय की बात की। आशा है आपको वो सब समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हम शिवालिक हिमालय की बात करते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं शिवालिक हिमालय, मैंने यहाँ आपके 3 हिमालय बना रखे हैं। पहला ये ग्रेट हिमालय, इससे ऊपर का जो एरिया आपको दिख रहा है ये ट्रांस हिमालय का भाग है पूरा। इसमें ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ, पहली ये काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर तो भारत में थी, और एक जो कैलाश श्रेणी है वो इस एरिया में भारत से बाहर है। उसके बाद आपका वृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहा गया। उसके बाद लघु हिमालय, हमने ये तीनों हिमालय पढ़े, अर्थात ट्रांस हिमालय को कवर किया, वृहद हिमालय को कवर किया और लघु हिमालय को कवर किया। आज बात करते हैं हम शिवालिक हिमालय की। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे अंदर वाला हिमालय था वृहद, तो उसको हम कह रहे थे आंतरिक हिमालय। लघु हिमालय बीच में था तो मध्य हिमालय कह रहे थे, और शिवालिक हिमालय सबसे बाहर की ओर है तो इसे बाह्य हिमालय या उप हिमालय कहते हैं। उप हिमालय कहने के पीछे वजह यह है कि अभी इसका निर्माण हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है। यानी कि एक तो ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत कम ऊंचाई वाला हिमालय है, इसलिए इसको उप हिमालय भी कह देते हैं। तो हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं ये क्या है आपका, ये शिवालिक हिमालय है। ध्यान रखिएगा, शिवालिक हिमालय आप जब पीछे राज्यों चलेंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल इत्यादि चलेंगे, उत्तराखंड से चलेंगे, तो आपको शिवालिक हिमालय अलग अलग दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप जाएंगे सिक्किम की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ जाके इस एरिया में जाके इसका स्वतंत्र अस्तित्व तो ख़त्म हो जाता है। यानी कि पहले तो ये अलग बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई देगा इन राज्यों में, और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद ये सिक्किम तक पहुँचते या यूँ कहें हम कि ये जो असम आपको दिखाई दे रहा है, असम, ये असम दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने मार्क किया है असम में, ये जो घाटी वाला एरिया है जैसे हम ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र की घाटी आते आते यहाँ तक ये समाप्त हो जाता है और ये पूरी तरह से लघु हिमालय में मिक्सअप हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हिमालय की चौड़ाई पश्चिमी भाग में ज़्यादा है और आगे जाकर हिमालय पतला होता गया है, तो आगे जाकर हिमालय की सभी श्रेणियाँ एक दूसरे में मिक्स हो गई हैं। और बाकी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं यहाँ पे हिमालय की चोटियाँ छोटी छोटी पहाड़ी के रूप में बिखरी पड़ी हैं। तो शिवालिक हिमालय जो प्रारंभ में तो अलग एक श्रृंखला के रूप में चलता है, लेकिन सिक्किम के बाद जैसे ही असम में ब्रह्मपुत्र की घाटी आती है वहाँ जाके ये समाप्त हो जाता है और लघु हिमालय के साथ ये मिक्सअप हो जाता है। इसका विस्तार की अगर बात करें तो इसका जो विस्तार है वो पोटवार के पठार से, देखिएगा ये भारत के मैप में ये पीछे का जो देश है यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको बताऊँगा, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में एक पठार है। पठार मैंने आपको बताया था समतल मैदान जैसे ही होते हैं लेकिन थोड़े से ऊपर उठे हुए होते हैं। तो जो पठार है पाकिस्तान में उसका नाम है पोटवार का पठार। तो इस शिवालिक हिमालय का जो विस्तार है पोटवार के पठार से लेकर और ये कहाँ तक है, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी तक ये समाप्त हो जाता है। तो आपने देखा इसका विस्तार। इसके अलावा ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, सबसे इधर की तरफ है, सबसे दक्षिणी श्रेणी है। इसके अलावा सबसे कम ऊंचाई की श्रेणी है, ठीक है ना। तो यहाँ आपके लिखा हुआ है हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी, क्या नाम है इसका, शिवालिक। इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे बाहर की ओर है ये, इसलिए बाह्य हिमालय कहते हैं। और सबसे छोटा है इसलिए इसको उप हिमालय भी कहा जाता है। अगली बात करते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ। इसका निर्माण हुआ हिमालयी नदियों के निक्षेपण और वलन की क्रिया द्वारा निर्मित। देखिएगा अब आप समझिएगा कि सबसे पहले वृहद हिमालय बना होगा, फिर लघु हिमालय बना होगा, इनसे नदियाँ निकल रही होंगी। जब ये हिमालय बने होंगे तो इन हिमालय, जैसे कि ये आप देखें लघु हिमालय है, तो लघु हिमालय की जो चोटियाँ हैं उन चोटियों के नीचे वाले इलाके में, क्योंकि जैसे ही आप इधर से जाएंगे लघु हिमालय शुरू होगा, तो लघु हिमालय की चोटियाँ जहाँ शुरू हो रही होंगी और जो नदियाँ ऊपर से आ रही होंगी लघु हिमालय से, जो नदियाँ लघु हिमालय से नीचे आ रही होंगी, तो उन नदियों ने क्या किया होगा, लघु हिमालय से आके बहुत सारे अवसादों को क्या किया होगा, अपने नीचे वाले एरिया में जमा किया होगा जहाँ शिवालिक है। इसी तरह से वृहद हिमालय से आने वाली नदियाँ भी, उन नदियों ने क्या किए होंगे, अपने बहुत सारे अवसाद इस एरिया में जमा किए होंगे किसी टाइम पे जब यहाँ पे शिवालिक नहीं था। अब धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारे अवसाद जमा हो गए हैं, कहाँ से, वृहद और लघु हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद। अवसाद का मतलब है नदी अपने संग जो मलबा लेके आती है, मिट्टी, कंकर, पत्थर इत्यादि लेके आती है। तो जब वृहद का निर्माण हो चुका था
लघु का निर्माण हो चुका था। इनसे निकलने वाली नदियां जो इधर आ रही थी, उन्होंने इस एरिया में क्या किया होगा, बहुत सारे अवसादों को जमा किया होगा। अब चूंकि प्लेटों की हलचल हो रही है, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट पे प्रेशर बना रही है, और ये प्रेशर जब बना तो जो यहाँ अवसाद बहुत ज़्यादा इकट्ठे थे, वो अवसाद क्या होंगे, प्रेशर की वजह से ऊपर उठेंगे। जब इंडियन प्लेट का प्रेशर यूरेशियन प्लेट पे पड़ेगा और शिवालिक वाली जगह बहुत सारे अवसाद जमा हैं, क्योंकि नदियां यहाँ से निकल के बृहद हिमालय और लघु हिमालय से बहुत सारे अवसादों को इस एरिया में जमा कर रही हैं, और जब जमा कर रही हैं और ये प्लेट प्रेशर लगाएगी तो वो अवसाद क्या होंगे, उनमें मोड़ पड़ेंगे और वो उठना शुरू हो जाएंगे। तो धीरे धीरे कई हजारों सालों में किसका निर्माण हो गया, शिवालिक का निर्माण हो गया। अर्थात शिवालिक का निर्माण कैसे हुआ है कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय से निकलने वाली नदियों ने बहुत सारे अवसादों को इस एरिया में इकट्ठा किया है, इस एरिया में इकट्ठा किया, और इस प्लेट का, इंडियन प्लेट का, उधर जो यूरेशियन प्लेट है उस पर प्रेशर पड़ा, और उस प्रेशर की वजह से यहाँ पे अवसादों में वलन पड़े। वलन मतलब मोड़। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो प्लेटें टकराएंगी तो उनका बीच का एरिया ऊपर उठेगा, और बीच के एरिया ऊपर उठने से प्रेशर की वजह से यहाँ पे शिवालिक का निर्माण हो गया। तो यहाँ लिखा हुआ है कि शिवालिक का निर्माण हिमालयी नदियों के द्वारा अवसादों के निक्षेपण, अवसाद यानी कि सेडिमेंट, डिपॉजिट यानी कि नदियों के द्वारा लाए गए मलबे के डिपॉजिट से, निक्षेपण का मतलब उनको एक जगह जमा करने से, और किसकी वजह से, प्लेटों की हलचल से कौन सी क्रिया हुई, वलन की क्रिया हुई, उसके द्वारा शिवालिक का निर्माण हो गया। तो शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, सबसे कम ऊंचाई वाली श्रेणी है। बाह्य हिमालय भी कहा जाता है इसको, उप हिमालय भी कहा जाता है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, हिमालयी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से, यानी कि पहले नदियों ने अवसाद ला के उनको डिपॉजिट किया, और फिर प्लेटों की हलचल से उन डिपॉजिट में, उन अवसादों में, उस मलबे में मोड़ पड़े, और मोड़ से शिवालिक का निर्माण हो गया। शिवालिक का विस्तार मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान के पोटवार के पठार से लेकर कहाँ तक है, सिक्किम तक, या यूँ कहें कि असम की जो ब्रह्मपुत्री घाटी, यानी कि ये जो असम आपको दिखाई दे रहा है, बीच में असम में घाटी वाला एरिया है, मैं आगे आपको पूर्वोत्तर राज्य पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, तो यहाँ तक ही इसका विस्तार है। उसके बाद ये लघु हिमालय से मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं। शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से 1500 मीटर। ये बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है। ये हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है, इसका निर्माण आज भी हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है, शिवालिक की है, क्योंकि सबसे पहले आपका बना होगा बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय से पहले ही मैंने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के सभी पार्ट से पहले हो चुका था। उसके बाद बना बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, सबसे बाद में कौन सा बना है, शिवालिक। तो शिवालिक कैसी श्रेणी हो गई, सबसे नवीन श्रेणी हो गई। अब आप देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय और आपका बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच क्या था, कुछ स्पेस था, उसका नाम मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ बताता हूँ। मैंने बताया था आपको इंडो सांगपो सचर जोन। जैसे मैंने आपको इस तरह बताया था पहले लेक्चर में कि यहाँ कराकोरम, यहाँ लद्दाख, यहाँ जास्कर, ये कराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर, इस एरिया में इंडिया से बाहर कैलाश है। अब थोड़े से गैप के बाद, ये गैप है मान लीजिए, उसके गैप के बाद यहाँ पे आपका क्या शुरू हो रहा है, यहाँ इस तरह से मैं आपको बृहद हिमालय बना रहा हूँ। ये जो गैप था, ये गैप का नाम क्या था, इंडो सांगपो सचर जोन। सांगपो बताया था, टी साइलेंट होता है इसलिए सांगपो कहते, तो इंडो सांगपो सचर जोन, यानी कि बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच का जो स्पेस था उसका नाम क्या था, इंडो सांगपो सचर जोन। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि बृहद हिमालय के बाद यहाँ आएगा लघु हिमालय। तो बृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच के स्पेस का नाम क्या था, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बताया था मैंने आपको, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है ना। अब देखिएगा, अब लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के स्पेस की बात होगी, यानी कि हमने बात करी बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच के स्पेस की, इंडो सांगपो सचर जोन। फिर बात की हमने बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच के स्पेस की बात, जो खाली जगह है उसका नाम था मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब बात करेंगे लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच के स्पेस की बात करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच का जो स्पेस है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच का जो स्पेस है उसका नाम है वृहद सीमांत दरार, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसे कहते हैं MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। जैसा कि आपने देखा कि ऊपर ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच का जो स्पेस था उसका नाम था इंडो सांगपो सचर जोन। उसके बाद देखा आपने लघु हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच का जो स्पेस था उसका नाम था मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और अब लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच का जो स्पेस है उसका नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट।
अब देखिएगा एक स्पेस का आपको नाम और याद रखना है। जैसे आपने ऊपर से देखा ट्रांस की और वृहद के बीच, वृहद और लघु के बीच, लघु और शिवालिक के बीच, ITS-Z, इंडो सांको सचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री फॉल्ट अर्थात वृहद सीमांत दरार। अब देखेंगे जब ये शिवालिक समाप्त हो रहे हैं, शिवालिक समाप्त होने के बाद जब आप नीचे की तरफ आएंगे शिवालिक से उतर के, तो इस एरिया में आपको उत्तर भारत के मैदान दिखाई देंगे। उत्तर भारत के मैदान और शिवालिक के बीच का जो गैप है, उत्तर भारत के मैदान और शिवालिक के बीच का जो गैप है, उसका नाम है आपका हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट। इसे कहते हैं हिमालयन फ्रंटियल फ्रंट, अर्थात शिवालिक हिमालय उत्तर भारत के मैदानों से या भारत के उत्तरी मैदानों से हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट अर्थात HFF द्वारा अलग है। तो आपने अभी देखा कि किस तरह से गैपिंग मैंने आपको बताई, मैं आपको एक बार और बताता हूँ। तो देखिएगा सबसे पहले आपका ये आका ट्रांस हिमालय, मैं ट्रांस हिमालय को एक ही उसमें बना दे रहा हूँ। इसके बाद आता है ITS-Z, इंडो सांको सचर जोन, फिर आपका ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद आएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, उसके बाद आपका लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद आपका आएगा मेन बाउंड्री फॉल्ट, उसके बाद आएगा आपका शिवालिक हिमालय और उसके बाद आएगा हिमालयन फ्रंटियल फ्रंट HFF। यानी कि ये आपका सबसे उधर सबसे दक्षिण में आपका ट्रांस हिमालय, उसके बाद जो बैक खाली स्पेस है उसका नाम है इंडो सांको सचर जोन, उसके बाद आपका वृहद हिमालय, वृहद हिमालय के बाद जो स्पेस है उसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, उसके बाद लघु या मध्य हिमालय, उसके बाद आपका जो स्पेस है वो है मेन बाउंड्री फॉल्ट अर्थात वृहद सीमांत दरार, और उसके बाद शिवालिक हिमालय जो हम इस समय पढ़ रहे हैं। शिवालिक हिमालय उत्तर भारत के मैदानों के बीच का जो स्पेस है उसका नाम है हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट। ठीक है, अब देखेंगे लघु व शिवालिक हिमालय के बीच समतल घाटियां पाई जाती हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि लघु और वृहद के बीच समतल घाटियां थी, इसी तरह से लघु और किसके बीच, शिवालिक के बीच, अर्थात लघु और शिवालिक श्रेणी के बीच समतल सपाट घाटियां पाई जाती हैं। ये देखिएगा ये लघु हिमालय है, लघु हिमालय, और इसके बाद यहाँ आपका जो होगा वो होगा आपका शिवालिक हिमालय। अब आप देख रहे हैं लघु और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या होगा, यहाँ पे नीचे एरिया होगा क्योंकि इधर भी चोटी उठी हुई होंगी, यहाँ चोटी उठी हुई होंगी और इस साइड भी चोटियाँ होंगी, और बीच का जो स्पेस होगा वो कैसा होगा, नीचे होगा, घाटी नुमा होगा, समतल होगा। तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच का जो स्पेस है, दोनों श्रेणियों के बीच का जो समतल सपाट घाटी नुमा स्थान है, उसमें समतल घाटियाँ पाई जाती हैं। इन घाटियों को पश्चिम में कहते हैं दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। तो प्रश्न इस तरह से आता है कि दून और द्वार घाटियाँ, हालांकि आपने सुना होगा देहरादून और हरिद्वार, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि दून और द्वार घाटियाँ किन श्रेणियों के बीच पाई जाती हैं। तो दून और द्वार घाटियाँ लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पाई जाती हैं। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। विस्तार में आपको बता ही चुका हूँ। शिवालिक हिमालय का विस्तार पाकिस्तान के पोटवार पठार से, पोटवा पठार इस एरिया में कहाँ तक है, ब्रह्मपुत्र की घाटी तक है। शिवालिक के गिरिपद प्रदेशों को, अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिवालिक के गिरिपद प्रदेशों को तराई का क्षेत्र कहते हैं, समझ लीजिएगा। शिवालिक के गिरिपद प्रदेशों को तराई का क्षेत्र कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। हम आगे हालांकि तराई के मैदान पढ़ेंगे तब बात करेंगे। देखिएगा अब आप इस एरिया में हैं और इस एरिया में यहाँ ट्रांस पड़ा, यहाँ वृहद पड़ा, यहाँ लघु पड़ा, ये शिवालिक पड़ा। शिवालिक जब खत्म होगा तो जब आप ये यूपी दिख रहा है आपको, उत्तर प्रदेश है, ये आपका ये यूपी है, ये बिहार है। अब जब यूपी बिहार से आप शिवालिक की तरफ चलेंगे तो पहले आप मैदान में चलेंगे और मैदान खत्म होने के बाद आपके पर्वत शुरू हो जाएंगे। तो जहाँ पर्वत शुरू हो रहे होंगे, यानी कि जैसे ही आप मैदानों को ख़त्म करेंगे पर्वत के पास पहुँचेंगे तो पर्वत की चोटी आपको ऊपर दिखाई देगी। तो जहाँ आप नीचे खड़े हैं तो वो क्या कहलाता है, इलाका गिरिपद कहलाता है। गिरिपद यानी कि जहाँ पूरा पर्वत, मान लीजिए पूरा पर्वत ऐसे है, तो जिस पर्वत का नीचे वाला जो इलाका है, नीचे वाला यही चोटी अगर इस तरह से है तो ये जो इलाका हो गया, तो ये क्या है, पर्वत के पैर हैं, क्योंकि पर्वत यहीं खड़ा हुआ है। तो इस क्षेत्र को कहते हैं गिरिपद क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना। अब गिरिपद क्षेत्र की बात करें, गिरिपद क्षेत्र तराई क्यों है, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक नदी है और नदी आ रही है, पर्वतों से नदी आ रही है। मैं आपको एक छोटा सा बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये आपका एक पर्वत है, चोटी है, यहाँ से कोई नदी निकल के आई और जब ऊपर से नदी आएगी नीचे, अच्छा यहाँ पर्वत के पैर हैं, इसके बाद नीचे का एरिया ये पूरा मैदान है आगे, यानी कि ये चोटी, उसके बाद आगे का एरिया पूरा मैदान है। तो नदी जब ऊपर से चोटी से आएगी तो क्या करेगी,
अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर लेके आएगी और कंकड़ पत्थर क्या होंगे, चोटी से खिसक के आएंगे और पर्वत के पैरों वाले इलाकों में इकट्ठे हो जाएंगे। यानी कि इस इलाके में बहुत सारे पर्वत से आए हुए बहुत बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि नदी ऊपर से बहुत तेज वेग से आ रही है और अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानों को लेके आती है। तो आप उत्तराखंड कभी गए हो, पूर्णागिरी इत्यादि गए हो, तो आपने देखा होगा कि जब आप टनकपुर से पूर्णागिरी के लिए ऊपर चढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे पहाड़ों से नीचे तलहटी में बहुत सारे पत्थर आपको दिखाई देते हैं। तो ये वही पत्थर है जो नदी ऊपर से लेके आई है पहाड़ों से। तो नदी जब ऊपर से पहाड़ों से पत्थर लाएगी तो पर्वत के पैरों वाले इलाके में, यानी कि चोटी के नीचे वाले इलाके में इकट्ठा कर देगी। ये जो पत्थरों का जो क्षेत्र है इसे कहते हैं भांवर का क्षेत्र, इसे भांवर प्रदेश कहा जाता है। हम उत्तर भारत के मैदान पढ़ेंगे तब बात करेंगे, इसे भांवर प्रदेश कहा जाता है। अब नदी जब ऊपर से आएगी और यहाँ जब नीचे उतरेगी तो सबसे पहले उसका सामना होगा बहुत सारे पत्थरों से। ये पत्थर बहुत विशालकाय होते हैं, आप मान लीजिए एक एक कमरे बराबर एक पत्थर होता है, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। तो आपने देखा है कि जब ये नदी ऊपर से नीचे उतरेगी तो उसका पानी इन पत्थरों के नीचे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ऊपर से नदी आपको दिखाई नहीं देगी। एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई निर्माण कार्य हो रहा है और निर्माण कार्य के समय बहुत सारी ईंटें वहाँ पड़ी हैं। अब ईंटों के पीछे से कहीं से पानी आ रहा है, मान लीजिए आपके घर पे मकान बनना रहा, आप उस पर रोज़ पानी का छिड़काव करते हैं, वो पानी बह के आगे की ओर जा रहा है, रास्ते में ईंटें पड़ी हैं। तो वो पानी जब ईंटों पे पहुंचेगा तो ईंटों के नीचे पानी गायब हो जाएगा और जब वो पानी और ज़्यादा आप छिड़केंगे, पानी की मात्रा बढ़ेगी तो वो ईंटों को पार करके ईंटों के उस साइड निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कहीं काम चल रहा है और यहाँ आपकी ईंटें पड़ी हुई हैं इस एरिया में, यहाँ से आपका पानी बह के आ रहा है तो वो इन ईंटों के नीचे हो जाएगा। तो यहाँ इस ऊपर से देखेंगे तो आपको वो पानी दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब वो पानी अंदर जाएगा तो नीचे एक धारा के रूप में नहीं निकलेगा, फिर वो अंदर होके ईंटों में होके इधर उधर छितरा जाएगा, उसकी बहुत सारी धाराएं बन जाएंगी और जब वो यहाँ निकलेगा तो बहुत सारी छोटी छोटी धाराओं के रूप में निकलेगा, क्योंकि नीचे उन ईंटों की वजह से क्या हो गया, उन पत्थर के या ईंटों के टुकड़ों से पानी की एक धारा बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाएगी। और आपने देखा होगा ईंटों के इस ओर का बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो इस ओर का इलाका कैसा हो जाता है, दलदली इलाका हो जाता है। देखा होगा आपने, मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, रपटन जैसी हो जाती है तो इलाका दलदली हो जाएगा। अब समझिए कि आपकी नदी ऊपर से आ रही है, ऊपर से चोटी से आने के बाद अब पत्थर जो आपका पर्वत है उसकी तलहटी में बहुत सारे, उसकी तलहटी मतलब उसके गिरपद प्रदेशों में, पर्वत के जहाँ पैर हैं वहाँ ये नदी क्या होगी, इस नदी का पानी छितरा जाएगा और छितराने के बाद जब नदी का पानी और आएगा लगातार और जब इन पत्थरों को क्रॉस करेगा बाहर आएगा तो ये पानी एक धारा में नहीं आएगा, फिर ये बहुत सारी धाराओं में निकलेगा ऐसे करके। और बहुत सारी धाराओं में जब निकलेगा तो बहुत बड़े एरिया में क्या कर देगा, दलदल बना देगा। जैसे आपने देखा ईंटों के इधर दलदल बन गया था, ये दलदल का इलाका ही तराई का क्षेत्र कहलाता है। ये दलदल का इलाका तराई क्षेत्र कहलाता है। ये तराई का इलाका आप देखेंगे, आप जाएंगे यूपी का, उत्तर प्रदेश आप जो देख रहे हैं इसका जो पूरा उत्तरी इलाका है, ये जितने भी जिले आपके यहाँ इस जगह, ये यहाँ इस एरिया में, बिहार के इस एरिया में, यानी कि यूपी बिहार का वो एरिया जो शिवालिक के जस्ट दक्षिण में है, यूपी बिहार का वो एरिया जो शिवालिक के 10 दक्षिण में है। क्योंकि शिवालिक से निकलने वाली छोटे छोटे नदी नाले जब उतरते हैं तो पहले भावर प्रदेशों से टकराते हैं, उन्हें पार करते हैं तो बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाते हैं, तो बहुत बड़े एरिया में यहाँ पे पानी भराव की समस्या होती है। इस एरिया को तराई का क्षेत्र कहते हैं। तो आपने देखा शिवालिक के गिरपद प्रदेशों को तराई का क्षेत्र कहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि शिवालिक जहाँ खत्म होंगे पहले वहाँ आपको बहुत सारे पत्थर मिलेंगे, उनको भावर प्रदेश कहेंगे, और भावर प्रदेश के खत्म होते ही इलाका आपको मिलेगा काय का, तराई का मिलेगा। तराई का इलाका ध्यान रखिएगा, कुछ इसकी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। पानी की उपलब्धता बहुत है, पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं तराई के क्षेत्र में, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा चूँकि नमी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे बीमारियाँ ज़्यादा होती है, मच्छर ज़्यादा होते हैं। आपने देखा होगा गोरखपुर में जापानी एन्सेफेलाइटिस का क्षेत्र है, क्योंकि पानी की उपलब्धता ज़्यादा है तो धान की खेती ज़्यादा होगी, गन्ने की खेती ज़्यादा होगी। धान की खेती होगी तो धान के खेत में एक मच्छर पनप जाता है, क्यूलेक्स। आपने देखा होगा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से जापानी बुखार आता है। तो आपने देखा होगा गोरखपुर में बहुत समस्या रहती है इन सब चीज़ों की। हालांकि एक अभियान चलाकर यूपी सरकार ने उस पर बहुत तेज़ी से नियंत्रण किया है। तो शिवालिक के जो दक्षिण का इलाका है, अर्थात शिवालिक के गिरिपद प्रदेश, यानी कि शिवालिक की चोटियों का जो नीचे का इलाका जहाँ से चोटियाँ शुरू हो रही हैं, उन इलाकों में पानी भरा हुआ होता है तो उन्हें तराई का क्षेत्र कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको शिवालिक पूरा समझ में आया होगा। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, सबसे नवीन श्रेणी है, सबसे नीची श्रेणी है, ठीक है ना। अब आपके हिमालय के
ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय चारों कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, ये आपके पूर्व उत्तर भारत की जितनी भी पहाड़ियाँ छोटी छोटी हैं, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी इत्यादि, इन सब की बात करेंगे। और उसके बाद फिर हम हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन करेंगे। देखिएगा, हिमालय 2 लेक्चर में भी समाप्त किया जा सकता था, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होता जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर ना हो। बहुत जल्दी ही मैं इस पर प्रश्नों की श्रृंखला बनाऊंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय या अपना कोई सुझाव दें। वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और किसी अध्ययन ग्रुप से जुड़े हों तो इसे शेयर कर दें। थैंक यू।